नमस्कार। आज माई विजन ऑफ थिएटर इस बातचीत में आप सबका स्वागत है। मुझे ये विषय बहुत प्रिय लगा क्योंकि आज तक थिएटर में अभिनय पे बात होती है, कैसे जिएंगे उस पे बात होती है, और थिएटर के तमाम पहलुओं पे बात होती है, लेकिन रंग दृष्टि पे बात नहीं होती। तो मुझे मेरे इस मंच पर आने का यही एक प्राथमिक और प्रिय बिंदु है कि रंग दृष्टि पर बात करें। रंग दृष्टि या दृष्टि जो शब्द है उसको हम समझें। दृष्टि अमूर्त होती है। जैसे आज घटनाओं से मैं आपको जोड़ते हुए दृष्टि की व्याख्या करता हूं कि आज एक विशेष दिन है और उस विशेष दिन में आज लाखों किसान सड़क पे हैं और लाखों किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और कुछ हद तक उन्होंने चक्का जाम किया है। अब इस घटना का नाटक से क्या संबंध है, रंगकर्म से क्या संबंध है, ये सवाल है। उसी तरह से एक दूसरी घटना को मैं लाना चाहता हूं आपके सामने। वो है कोरोना का हाहाकार, कोविड का हाहाकार, जो पूरी दुनिया में मौतें हो रही हैं और जिसके सामने मनुष्य असहाय है। ऐसा हाहाकार सदियों में होता आया है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन क्यों होता है, ये भी एक सवाल है। अब इन दोनों सवालों से जोड़ते हुए एक तीसरा सवाल है और वो तीसरा सवाल है भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। और हम एक निश्चित अवधि को लेकर के बात करें, एक निश्चित काल को लेकर बात करें, और वो काल है 1990। 1990 में भूमंडलीकरण पूरी दुनिया में लागू हुआ, भारत में भी हुआ। अब मैं भूमंडलीकरण की बात क्यों कर रहा हूं? भूमंडलीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड थिएटर? तो इसका सीधा सीधा संबंध है, और वो सीधा सीधा संबंध ये है कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारे जितने भी मानवीय उपक्रम थे, हमारा मानवीय इवोल्यूशन हुआ था, यानी कि एक हिंसक मनुष्य से हमारा एक सभ्य मनुष्य बन जाने की जो यात्रा है, उसको भूमंडलीकरण ने गायब कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया। अब ये नष्ट कर देने का मतलब ये है कि मनुष्य ने अपने आप को लिबरेट किया था बहुत सारे सदियों के संघर्ष के बाद। और वो लिबरेट करना क्या था? लिबरेट करना ये था कि मनुष्य जो है वो वस्तु नहीं है। यानी कि एक मनुष्य के जीवन में ये काल भी आया कि भाई वो दास था, उसको गुलाम बना के रखा जाता था, उसका निर्णय कोई और लेता था। लेकिन उससे जद्दोजहद के बाद पूरी दुनिया ने अपना एक सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता को हासिल किया था। और वो जो संप्रभुता हासिल की थी छोटे छोटे देशों से लेकर विशाल महाशक्तियों तक, उसको ग्लोबलाइजेशन ने एक झटके में नष्ट कर दिया। जी हां, इसमें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। वो झटका था कि जब मनुष्य को ग्लोबलाइजेशन ने एक कमोडिटी बना दिया था, यानी कि एक वस्तु बना दिया था। यानी कि मनुष्य खरीदने और बेचने की वस्तु है और मनुष्य का काम है खरीदना और बिक जाना, और ये खरीदने और बेचने के दौरान उसका एक ही लक्ष्य होना है, वो है प्रॉफिट।
इसका जुड़ाव रंग कर्म से कैसे है? क्योंकि रंग कर्म अपने आप में एक विद्रोह है, और वो विद्रोह है, बिना विद्रोह के कोई कलाकार कलाकार नहीं होता है। और वो विद्रोह है शोषण से, वो विद्रोह है अन्याय के खिलाफ, वो विद्रोह है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। यानी कि जो व्यवस्था सड़ जाती है, जो सड़ी हुई या मनुष्य के लिए जो हानिकारक व्यवस्था है, उसको जो है बदलने के लिए कला का आविष्कार है। और ये आज से नहीं, जब आप रंग दृष्टि की बात करते हैं, नाट्य दृष्टि की बात करते हैं, तो आप माइथोलॉजी के उदाहरण ले लीजिए कि नाटक की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई। बहुत हल्के रूप में लोग कहते हैं और विश्लेषण करते हैं, इंटरप्रिटेशन देते हैं कि वो उत्पत्ति केवल रंजन के लिए हुई थी, मनोरंजन के लिए हुई थी। लेकिन उस मनोरंजन के पीछे का प्रसंग देखिए, और उसका प्रसंग ये है कि भाई जब संवाद की स्थिति नहीं थी और एक शांति स्थापना हो, बैर खत्म हो, मानव निर्मित विष का एक समाधान हो, इसलिए नाट्य विधा की उत्पत्ति हुई। या इसको हम थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी ये है कि मनुष्य को बचाने के लिए ही थिएटर की उत्पत्ति हुई। अब मैं इसमें ये आता हूं कि जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था या जो सत्ता है, वो व्यवस्था आपके जीवन यापन, आपके रहन सहन, आपके कायदे कानून, इनका निर्माण करती है। लेकिन वो मनुष्य का निर्माण नहीं करती है। मनुष्य को मनुष्य बनाने की जो प्रक्रिया है, वो कला उसको आगे बढ़ाती है। यानी कि मनुष्य का मनुष्य होने का भाव ही कला है। और इस कला के सबसे, जो मैं कहूँ, जिसकी एक जननी है, जिसकी एक माँ है, उसको हम अलग अलग भाषाओं में जानते हैं। उसके एक भाषा का जो ग्रीक से जो वर्ड आया दी आर्ते, जो अंग्रेजी में फिर हुआ थिएटर, और हमारे में जो हुआ रंगकर्म, वो थिएटर का मतलब है दी आर्ट, यानी कि एक सभी कलाओं की एक जननी है, वो माँ है, जो कालांतर में तकनीक का जो विकास हुआ, उस तकनीक के विकास से उसने अलग अलग फॉर्म लिए। जैसे नाट्य विधा में सबसे बड़ी बात यह है कि जब कलाकार परफॉर्म करते हैं तो एक बहुत बढ़िया सुंदर ह्यूमन लाइव पेंटिंग होती है। उसके बाद कलाकारों ने उसका फोटोग्राफ या स्केच निकालना शुरू किया, फोटोग्राफी हुआ, फिर तकनीक के हिसाब से उसका सिनेमा बना, इत्यादि इत्यादि। इन सब का संबंध इस बात से है कि आपके कला जो है मनुष्य को मनुष्य बनाती है, या रंग कर्म जो हम बात करें, तो रंग कर्म मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास से शुरू होकर आत्मबल का निर्माण करता है, और आत्मबल के निर्माण करने के बाद मनुष्य में विवेक जगाता है। यानी कि जो कला आपके अंदर विवेक न जगाए, वो कला नहीं, कुछ और होती है, या मैं उसे कहूं कि वो नुमाइश होती है। और जो रंगकर्मी है, उन रंगकर्मियों का सबसे बड़ा जो ध्येय है, वो है अपने रंग कर्म से मनुष्य के विवेक को जगाना है। अब विवेक क्या है? यहाँ तो नाटक हो जाए, नाटक चल जाए, नाटक लोकप्रिय हो जाए, यही एक प्राथमिक समझ है। या फिर एक समझ ये है कि हमारे यहाँ बड़ा विचित्र मामला है, और विचित्र मामला ये है कि हमारे यहाँ रंगकर्म का मतलब ही होता है एक्टिंग, अभिनय। और ये समाज में इसलिए
इसलिए समाज में प्रस्थापित हुआ कि क्योंकि रंगकर्म के बाकी जो पहलू हैं वो गौण हो गए। और वो गौण कैसे हुए? वो पहलू उस वक्त गौण नहीं थे जब कोई मोहनदास करमचंद गांधी राजा हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद अपने जीवन में सत्य बोलने का प्रण करता है। क्यों? क्योंकि वो जिस काल में हो रहा था उस काल में भारत में एक प्रतिरोध चल रहा था। ये उसी तरह का प्रतिरोध था जिस तरह का प्रतिरोध आज किसान अपनी मुक्ति के लिए कर रहे हैं, सड़कों पर है। और वो प्रतिरोध के लिए जब रंगकर्मी अपने नाटक को कर रहा था तभी उस नाटक से संप्रेषित हुआ एक मोहनदास करमचंद गांधी अपने जीवन में सत्य की राह पर चल पड़ा। अब जब हम ये बात करते हैं कि भारत में रंगकर्म और रंग दृष्टि का जब जिम्मा, रंगकर्म को आगे बढ़ाने का जिम्मा जब सत्ता ने लिया तो सत्ता ने उसका गुड़ गोबर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बड़ी गलत फहमी है कि दिल्ली में कोई संस्थान है नाटक का और वहाँ बड़ा प्रशिक्षित किया जाता है और नाटक ड्रामा की बाकायदा पैसा खर्च करके सरकार ऐसे ड्रामा करने वाले प्रतिबद्ध रंगकर्मियों को 3 साल के बाद सर्टिफिकेट देके भेजती है और 50-60 साल से चल रहा है वो। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं फिर किसानों की बात करूं कि किसान ने अपने खेत में धान लगाया है तो वो धान की फसल काटता है, उसने गेहूं लगाया है तो उस गेहूं की फसल काटता है। लेकिन ये ड्रामा स्कूल जो है एक ऐसा खेत है जहां ड्रामे का बीज बोया जाता है लेकिन ड्रामा नहीं निकलता, कुछ और निकलता है, नाटक नहीं निकलता। कुछ पॉपुलर किस्म के सिनेमा निकल आते हैं, कुछ पॉपुलर किस्म का सीरियल निकल आता है और देश में एक बड़ा भ्रम प्रचारित किया जाता है। और वो भ्रम प्रचार ये है कि इतना सरकार पैसा खर्च करने के बाद भी एक रंगकर्मी ऐसा पैदा नहीं कर पाई जो रंगकर्म से अपनी आजीविका चला सके। हाँ, मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे इसी स्कूल से निकले हुए साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी से जुड़े हुए जो सरकारी स्कीमों के ग्रांट पे आधारित हैं वो अपनी अपनी जगह बड़े तीसमारखा काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं वो। लेकिन माफ कीजिएगा, वो रंगकर्मी नहीं है, वो रंग कर्म के नाम नहीं है, वो नाम है रंग नुमाइश के। क्योंकि सत्ता जब अपने टुकड़े फेंकती है तो आपके प्रतिरोध के सारे अधिकार अपने पास ले लेती है और सारे अधिकार जब अपने पास ले लेती है तो आप केवल नुमाइश भर तक का नाटक करते हैं। यानी कि उस नाटक में बहुत सारे ऐसे विषय लेते हैं आप जिन विषयों को उठाने से किसी को कोई गुरेज नहीं है। जैसे हमारे देश के प्रधान सेवक आज जो है वो महात्मा गांधी का नाम पूरी दुनिया में लेते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की तरह वो जीवन नहीं जीते। तो नाम लेना मतलब रंग नुमाइश करना और उसको अपना नाटक का नाम दे देना और फिर आप नाटक के बारे में ये प्रसारित करना कि नाटक से आप जिंदा नहीं रह सकते और उसके बाद आप कहीं और खप जाते हो। तो वहाँ मेरी सलाह ये कि ऐसे जो सरकारी नाटक सिखाने वाले संस्थान हैं उनका नाम अभिनय स्कूल हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बाद में करते वही हैं। अब मेरा इस पे जोर क्यों है? मेरा जोर इस पे ये है कि ये रंग संस्थान अजीब तरह के प्रशिक्षण से एक ऐसे व्यक्तियों को बाहर निकालता है जो न्यूनगंड के शिकार होते हैं, जो अपने आप को बड़ा विशिष्ट मानने लगते हैं। और विशिष्ट मानने का प्रभाव ये होता है
कि जो गांव में दूर दराज जो युवा अपने प्रतिबद्धता से रंगकर्म करते हैं, उनको लगता है कि मेरी जड़ें जो है वो गांव छोड़ के दिल्ली में है, मैं एक बार उस संस्थान से हो आऊं तो मैं बहुत बड़ा रंगकर्मी हो जाऊं। ये न्यूनगंड ये बाहर आने के बाद प्रसारित करते हैं, थोपते हैं, प्रसारित करते हैं, और इनका सबसे बड़ा हथियार हो जाता है जब ये किसी सिनेमा या किसी सीरियल में लोगों को इनका चेहरा पता चल जाता है। दूसरा ये बात करते हैं कि भाई नाटक से जीवन नहीं चलता है और पैसे नहीं होंगे तो फिर नाटक कैसे होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ और आपके सामने ये लाना चाहता हूँ बात कि वहां से निकले हुए बहुत सारे पैसे कमा के बैठ गए। वो पैसे कमाए हुए लोग आईपीएल खरीदते हैं, कुछ और धंधा करते हैं, वो नाटक नहीं करते। नाटक वही करता है जो भूखा है, नाटक वही करता है जिसके पास दृष्टि है, नाटक वही करता है जिसके पास वेदना है, नाटक वही करता है जिसके पास सहवेदना है, और नाटक वही करता है जिसके पास विवेक है। क्योंकि वेदना, संवेदना और सहवेदना जब विवेक से जुड़ती हैं, वही एक सांस्कृतिक चेतना का निर्माण करता है। और ये सांस्कृतिक चेतना का निर्माण जब तक नहीं होगा, तब तक पूरी मनुष्यता इसी संकट में रहेगी। क्योंकि सत्ता कोई भी हो, सत्ता किसी भी रंग की हो, वो हमेशा कला और कलाकारों का दमन करती है। आप याद कर लीजिए, चाहे वो लाल रंग की सत्ता हो, देश विदेश में हो, चाहे वो फासिस्ट सत्ता हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट सत्ता हो, किसी तरह का भी रंग सत्ता के रंग वाली सत्ता हो, वो हमेशा कलाकारों को दबाती है। क्योंकि कला एक विद्रोह है, और वो जब सवाल पूछती है सत्ता को और सत्ता के सामने खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे सवालों की किसी को जरूरत नहीं है। और आज तो देश में वो सत्ता काल है जहां सवाल पूछने का मतलब है आपको FIR का इनाम मिलेगा, यानी कि आप पे कब FIR हो जाए पता नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि इतने ड्रामा स्कूल से निकले हुए प्रशिक्षित रंगकर्मी तथाकथित, वो पिछले 7 साल से कहाँ है, कहीं नजर आए? सरकार ने संसद में माना कि 1 करोड़ मजदूर चले पैदल भूखे प्यासे। क्या आपको किसी रंगकर्मी की आवाज सुनाई दी? और भारत ही नहीं है, जब ग्लोबलाइजेशन ने मनुष्य को बेचने और खरीदने की वस्तु तक सीमित कर दिया, तो उस वस्तु तक सीमित करने में पूरी दुनिया के कितने रंगकर्मी हुए? यानी कि पूरा का पूरा विश्व अपने और विश्व के रंगकर्मी अपने रंगकर्म के दायित्व को निभाने में असफल रहे। और असफल क्यों रहे? क्योंकि आपकी दृष्टि ही नहीं है। और दृष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने इस तकनीक के लाइव माध्यम के इजाद के बाद जो टेक्नोक्रेसी आई है, उस टेक्नोक्रेसी को, टेक्निकल डेवलपमेंट को उसने विकास का नाम दे दिया। यानी कि अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है, उस सिलिकॉन वैली ने मनुष्य के दिमाग में चिप लगा दिया। और वो चिप इसलिए लगा दिया है क्योंकि वो चिप लगाने का मतलब है कि अपनी मौलिक सोच जो है वो मत सोचिए। 1000 चैनल है, उन 1000 चैनल के माध्यम से आपके सोचने समझने का कार्यक्रम जो है वो चैनल चलाने वाले लोग करेंगे। जैसे आज बिल्कुल हो रहा है कि मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में कौन नशा ले रहा है, इसकी खबर लगातार चला रहे हैं, पर किसान क्या कर रहे हैं खबर गायब है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि रंगकर्मी आदिकाल के पत्रकार हैं, ये भूलिए मत। रंगकर्मी तब थे, तब व्यवस्था को आईना दिखा रहे थे, जब कोई भी सो कॉल्ड पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं बना था।
इसलिए कोई भी जो क्रांतिकारी पत्रकार है जो कहता है मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं बहुत काम कर रहा हूं, तो उनको मैं ऐलान करके ये कह देना चाहता हूं कि भाई रंगकर्मी हैं हम। आप तो टीवी स्टूडियो में बैठ के भाषण करते हो, हम रूबरू दर्शकों के साथ संवाद करते हैं। हम इसलिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको पता चले कि धरातल पर भी कोई है जो बिना सियासी सत्ता के रंगों के अलावा आपकी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना चाहता है, आपके लिए हौसला देना चाहता है। बहुत सारे लोग देखने वालों को लग रहा होगा, अरे भाई यहाँ तो रंग कर्म की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने अभी अभिनय के किस्से तो सुनाए नहीं। क्योंकि अक्सर रंग कर्म की बात होते हुए किस्से ऐसे सुनाए जाते हैं कि एक आधुनिक रंग दृष्टा थे, वो आधुनिक रंग दृष्टा उस सरकारी स्कूल में अभिनय सिखाते थे, पढ़ाते थे, और उनके शिष्य ऐसे किस्से सुनाते हैं कि गुरुजी आ रहे थे और उन्होंने देखा सामने से मेरे शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे, वो मेरे करीब आए और उन्होंने मेरे बटन लगा दिए। कमाल के गुरुजी थे। पर कोई एक बात इस बात में चर्चा नहीं करता है कि उन महान नाट्य दृष्टा ने आपके अंदर कौन सी नाट्य दृष्टि का संगोपन किया, या कौन सी नाट्य दृष्टि को उत्प्रेरित किया, जिस नाट्य दृष्टि को लेकर आप भारत के गांव में गए और वहां रंग कर्म करने की साधना में जुट गए। एक जवाब नहीं होता। और यही विद्रोह है जो अपने आप से हम सबको करना है, क्योंकि सत्ता अपने अनुसार हमें ढाल लेती है। मेरा रंग श्वेत है, मेरा रंग श्वेत है, सफेद है मेरा रंग, मेरा रंग श्वेत है, सफेद है मेरा रंग। मैं कलाकार हूं, मैं कलाकार हूं, संवाद मेरा प्राण है। यानी कि मैं समाज में हर तरह के विचारधारा या रंग के व्यक्तियों से संवाद करता हूं, और ये संवाद करना मेरा रंग धर्म है या मेरा रंग कर्तव्य है। मेरी कला का मकसद है विश्व शांति, विश्व कल्याण। हम अपनी मुक्ति के लिए मुक्ति धाम में भी सफेद रंग में लिपट कर जाते हैं। हम अपनी मुक्ति के लिए भी मुक्ति धाम में सफेद रंग में लिपट कर जाते हैं। मेरे सफेद रंग में समाहित हैं सारे रंग, मेरे सफेद रंग में समाहित हैं सारे रंग, बिल्कुल सूर्य किरण की तरह। आपको वही रंग दिखेगा जो रंग आपकी दृष्टि पर चढ़ा है, आपको वही रंग दिखेगा जो रंग आपकी दृष्टि पर चढ़ा है या जो रंग आप देखना चाहते हैं। जैसे सूर्य की किरण को प्रिज्म से देखने पर हर रंग नजर आता है, यहां सूर्य मेरी कलात्मक चेतना है और प्रिज्म है आपका दृष्टिकोण। वैसे मुझे हरा रंग प्रिय है। ध्यान दीजिएगा मैं कहां बात कर रहा हूं। वैसे मुझे हरा रंग प्रिय है क्योंकि प्रकृति हरी है, मुझे श्वास देने वाली वनस्पति हरी है, हरी भरी है मेरी वसुंधरा। केसरी और बसंती रंग मुझे प्रेरित करते हैं, केसरी और बसंती रंग मुझे प्रेरित करते हैं कुर्बानी के लिए, मानव कल्याण के लिए। हर पल कुर्बानी को तत्पर हूं मैं। लाल रंग मेरी रगों में दौड़ता है, लाल रंग मेरी रगों में दौड़ता है, मेरे लहू का रंग लाल है। लाल रंग प्रेम है और प्रेम से मुझे प्रेम है। बिना प्रेम के दुनिया नहीं जी सकती, नहीं चल सकती। बिना प्रेम के दुनिया नहीं चल सकती। प्रेम दुनिया की आत्मा है। मेरा रंग सफेद है जिसमें समाये हैं सारे रंग। मैं कलाकार हूं, मैं जीवन का शिल्पकार हूं,
मेरा रंग सफेद है। जैसे मैंने इसमें बात की अभी कि हम सब देखते हैं कि रंग कर्मी, लेकिन कोई बताएगा रंग कर्म का मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी रंगों की बात की, लाल रंग, बताइए क्या मतलब है उसका? जी, ठीक कहा, प्रेम, खतरा, कुछ कहेंगे वामपंथी। हरा, हाँ बिल्कुल। सो ये रंग जो है ये विचार है, और विचारों का कर्म यानी रंग कर्म है। जिस कर्म में विचार ना हो वह रंग कर्म नहीं है, वो रंग नुमाइश है। बहुत सारे सत्ता के पर पलने वाले रंग कर्मी नहीं रह के रंग गिरगिट हो जाते हैं, जो अपने अपने लिए पलते, अपना पेट पालने के लिए रंग बदलते हैं। और ऐसे 95% रंग विधा में रंग कर्म के नाम पर अपने आप को रंग कर्मी कहते हैं। और रंग कर्म मतलब है बदलाव का माध्यम, परिवर्तन का माध्यम। अब आप कहेंगे परिवर्तन का माध्यम क्या बदलेगा, क्या बदलता है? तो आप खुद में देख लीजिए ना, जिस संस्थान से आप निकले हो उसके पहले आप क्या थे, और जिस संस्थान से निकलने के बाद आप रंग नुमाइश से बहुत अच्छा नुमाइश कर रहे हो, तो आप में तो बदलाव आया ना। लेकिन दिक्कत यह है कि आपने उस बदलाव को केवल व्यक्तिगत रूप में ले लिया, यानी आप एक प्रशिक्षित बढ़ई बन गए, कारीगर बन गए। आपने अपने आप को, अपने शरीर को एक हुनर के रूप में तराशा, और उस तराशने के बाद आप जो है, ये कहूँ मैं कि आप अपने पेट भरने में खप गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिक गए, वो शब्द उचित नहीं है, लेकिन आपने व्यक्तिगत रूप से अपने आप का भला करना ज्यादा उचित समझा। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा दर्द है ये, मेरी पीड़ा है ये, कि रंग कर्म दृष्टि कर्म है, लेकिन रंग प्रशिक्षण संस्थानों ने या बाकी उनके फॉलोअर्स ने, बाकी सरकार ने उसको ऐसा रौंद दिया कि इस विधा को गिरगिटों ने घेर लिया। और ये बात भारत में ही नहीं है, मैं यूरोप की बात भी करूं, मैं अमेरिका की बात करूं, मैं और भी विश्व की बात करूं, उसमें भी वही हाल है। वहां हाँ संस्थागत आपको ग्रांट मिलती है, फंडिंग मिलती है, बड़े थिएटर हैं वहां, लेकिन जब अमेरिका की सत्ता किसी अफगानिस्तान जैसे देश को कुचल देती है, किसी तानाशाह के को हटाने के लिए उस देश के तेल के कुओं पर कब्जा कर लेती है, तब एक रंगकर्मी उस देश का, अमेरिका का, ब्रॉडवे से लेकर कहीं तक ये रंग कर्म पे नाटक नहीं करता कि मनुष्यता को रौंदिए मत, उस सत्ता को आईने नहीं दिखाता। ना ही ये बात उस समय भी हुई जब रेना से हुआ, जब क्रांति हुई, उन्होंने अपने लिए किया। लेकिन रेनेसा के बाद भी हम उपनिवेश रहे। भारत 1947 में आजाद हुआ, तब तक उन देशों ने, और आज भी जब मैं कह रहा हूं, आज भी जो कॉरपोरेट लूट है हमारे देश में, वो कॉरपोरेट लूट कौन ले जाता है? वो वही कॉरपोरेट, वही पूंजीपति हैं जो कहीं यूरोप और अमेरिका में बैठे हैं, या आज चीन में बैठे हैं। चीन भी अपने आप को जिस तरह से साम्राज्यवादी और तानाशाही चंगुल में है, और वो हमारे देश को लूट रहा है, अब तो सीमा पे आके अंदर आ गया, चढ़ बैठा है, और हमारे शक्तिशाली प्रधान सेवक
आपने मुख मंडल से उनका नाम भी नहीं ले पाते। मैं इसलिए भी ये बात कर रहा हूं क्योंकि आज आज जो है वो सुकरात काल है। सुकरात काल का मतलब है कि सत्य सूली पे चढ़ेगा और कोई नहीं बोलेगा। आज किस कोई भी पक्ष रहा हो, लेकिन हम सब ने सुना है कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7 साल में बहुत कुछ हो गया। 7 साल में विपक्ष जब नहीं रहता है तो 15-15 कानून पास हो जाते हैं। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपका विवेक मर चुका है, और विवेक शून्य आंकड़ा आपका बहुमत का क्यों ना हो, वो निरर्थक होता है, वो मानवता के विरुद्ध होता है। मुझे ऐसी भीड़ की कोई जरूरत नहीं है जो लाखों में हो और वायरल हो जाए, लेकिन एक भी विवेक जागृत ना कर पाए एक भी व्यक्ति। और इसी जद्दोजहद से जूझते हुए जब मैंने अपने जीवन में सोचा कि मुझे क्या करना है, तो मुझे भी खोज करते हुए समझ आया कि मुझे रंगकर्म करना है। यह विडंबना वहां से है। और मैं बात कर रहा हूं कि 84, 85, 86 उस समय जो भी बोलबाला था, मेरे अराउंड बोलबाला था, वो यही था, एक समझ यही थी कि बड़े बड़े सोलोलॉकीज बोलो, बड़े जो एक्टर हैं सिनेमा में उनके इंटरव्यू पढ़ो, और फिर मुंबई में जाके चले जाओ, बैठ जाओ, और बड़े प्रस्थापित बड़े ढंग से इन संस्थानों ने, सत्ता पोषित संस्थानों ने भारतीय चिंतन का बहुत नींव पे प्रहार किया है। यानी कि एक विदेश में पढ़े हुए व्यक्ति आए, वो स्कूल के डायरेक्टर बने, स्कूल को चलाया, और वो विदेशी नाटकों का अनुवाद ले आए। और अब मैं जो बात कहूँगा, क्योंकि मैंने अपनी शुरुआत शेक्सपियर के नाटक से की, ब्रेख्ट के नाटक से की, चेखव के नाटक से की, और शेक्सपियर की सोलोलॉकीज, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, रहना है या नहीं रहना, ये सवाल क्या है, अच्छा क्या है, करते करते एक पागलपन था। लेकिन आज मैं ये कहता हूं 28 साल के दुनिया में रंगकर्म करने की यात्रा के बाद कि शेक्सपियर, ये सुन के बहुत सारे प्रोफेसर अंग्रेजी के, बहुत सारे रंगकर्मियों, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चलती है, वो अंग्रेजी लिटरेचर में शेक्सपियर पढ़ाते हैं, तो मेरी बात को वो खारिज कर देंगे, लेकिन अपना भगवान नहीं बदलेंगे, वो अपनी समझ नहीं बदलेंगे। बावजूद इसके मैं नई पौध को ये कहना चाहता हूं कि शेक्सपियर जैसा कूड़ा नाटककार कोई नहीं दुनिया में। आपने देखा होगा आजकल आईपीएल चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बहुत देखे होंगे, वो जब बैटिंग करते हैं, मैथ्यू हेडन या बाकी के, तो वो ना मुंह में च्युइंगम चबाते हैं। तो शेक्सपियर नाटक और साहित्य का च्युइंगम है, जिससे पेट नहीं भरता, जुगाली होती है, मुंह चलाते रहते हैं। हमारे यहां थिएटर की जो मूल चिंतन है उसे पकड़ने की जरूरत है। और थिएटर अपने आप में बड़ा नहीं है, रंगकर्म बड़ा नहीं है, जीवन बड़ा है। और जब जीवन चिंतन की प्रक्रियाओं को रंगकर्मी समझेंगे, उससे उलझेंगे, तब वो है रंगकर्म को समझ पाएंगे। यानी कि मैं बात करूं उस नाटक की कि राजा हरिश्चंद्र, या मैं बात करूं कि जीवन में ऐसे कौन चिंतक हैं जो जीवन को निकाल के आगे लेके चलते हैं। उसमें है बुद्ध, उसमें है नानक, उसमें है कबीर। तो या हमारे पुराने भी अपने नाटक हैं, लेकिन वो नाटक इस कोर्स में, ये पूरे उसमें नाम मात्र के होते हैं, क्योंकि वो करने होते हैं, वो खेले नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात है कि ये रंग संस्थान जो है आपको टेक्निकल शिक्षा दे देते होंगे, लेकिन नाटक तकनीक तो है नहीं। जैसे अब मैं ये फेसबुक लाइव से आप पे रूबरू हो रहा हूं, आपसे मिल रहा हूं, लेकिन ये आभासी माध्यम है, ये एहसासी माध्यम नहीं है। मैं एक तरफा हूं,
और मुझे बहुत घुटन हो रही है, क्योंकि मैं इतने सालों से, 3 दशक और उससे ज्यादा से मैं जो है रूबरू बात करता हूँ। मैं जो स्पंदन है परफॉर्म करते हुए दर्शकों का, वो महसूस करता हूँ उसको। वो जब आप में रंग दृष्टि नहीं है तो आपने, और सबसे बड़ा जो झोल किया, वो झोल किया उस तथाकथित डायरेक्टर ने, जिसने अपने प्रसिद्धि या तकनीक के गुरूर में लेखक को रौंद दिया। उसकी रचना को उसने एडेप्टेशन या मॉडर्निटी के नाम पर या कहने का ये दुदकारा उसने, ये पीड़ा कह रहा हूं मैं, ये दुदकारा लेखकों को कि अरे तुमने कुछ भी लिख दिया भाई, इस ये नाटक थोड़ी ना है, आपको रंगशिल्प की जानकारी नहीं है। अरे रंगशिल्प की जानकारी लेखक को हो जाएगी तो वो डायरेक्ट नहीं कर लेगा अपना नाटक। आपको दरअसल लेखक जो है किसी भी कला की का प्राण है। जैसे मेरा विजन जो है थिएटर में, थिएटर ऑफ रेलेवेंस है, तो उसमें पहला रंगकर्मी मैं नहीं हूं, पहला रंगकर्मी दर्शक है, और वो दर्शक पहला रंगकर्मी है, और वो दर्शक मुझे प्रेरित करता है नाटक खेलने के लिए। वैसे ही नाटक में क्या खेला जाए वैसा सबसे मजबूत है लेखक। लेकिन अफसोस है मुझे कि आज जो है वो लेखक, चाहे वो सिनेमा का हो, सीरियल का हो, खैर पत्रकारिता में तो कोई रहा ही नहीं, उसको रौंद दिया जाता है। लेकिन जिस रचना का लेखक मजबूत है और वो अपनी बात कर पा रहा है, वही व्यापक समाज तक पहुंचती है। बाकी तो वो टाइम पास है, बुलबुले हैं। तो दोस्तों, जो रंगकर्मी बन के जीना चाहता है वो समझे रंगकर्म क्या है, और वो रंगकर्म को जैसे किसान खेत में फसल उगाता है वैसे गांव की मिट्टी में उगाए रंगकर्म। महानगरों के नुमाइशी रंगरों में, मंडियों में, आपने शॉपिंग मॉल तो आज देखे हैं ना। हमारे यहाँ विकास के नाम पर 1950 के बाद से ऐसे रंग ग्रह बना दिए गए जो हमारे किसी काम के नहीं है, और उसमें गणित ऐसा जोड़ दिया गया कि 50,000, 1,00,000 रुपया ऑडिटोरियम का भाड़ा है। क्यों? क्या हमें ऐसे रंगग्रहों की जरूरत है? और एक और खास बात है कि जैसे रंग दृष्टि में समाहित होता है उसका रंग चिंतन, कि आपकी रंग दृष्टि में समाहित है आपका अर्थ संयोजन। भारत सरकार बहुत ताकतवर है, लेकिन भारत सरकार का जो अर्थ है, जो वित्त है, वो धन कहां से आता है आपको पता है? वो आता है पूरी जनता से। यानी अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, वो इनडायरेक्ट टैक्स से सरकार चलती है। तो जब सरकार भी जनता से चलती है तो रंगकर्मी क्यों ना जन सरोकारी हो। और जन सरोकारी होने का मतलब, मैं साफ कर दूं, जन सरोकारी होने का मतलब वो नहीं है जो एक लाल रंग वाले जनवाद चलाते हैं। नहीं, जन सरोकारी मतलब है जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके जब आप परफॉर्म करेंगे और वो कलात्मक होगा, वो किसी विशिष्ट राजनीतिक पार्टी का प्रोपेगेंडा भर नहीं रहेगा। जैसे हमारे देश में बहुत बड़ी एक रंग संस्था रही है, लेकिन वो रंग संस्था इसलिए निपट गई क्योंकि वो पार्टी के प्रोपेगेंडा भर तक सीमित रह गई। या बंबई में उसकी एक विंग है जो सिनेमा में जाने का पायदान बन गई। इसलिए मैं कहता हूं कि रंग कर्मियों को अपनी राजनीतिक चेतना को जगाते हुए किसी सत्ता के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना है, किसी पार्टी के लिए प्रतिबद्ध नहीं होना है, बल्कि उसको जन सरोकारों से प्रतिबद्ध होना है। और जब वो जन सरोकारों से प्रतिबद्ध होगा तब उसकी रोजी रोटी को कोई नहीं छीन सकता। हाँ, सत्ता जरूर गोली मार सकती है। मैं इसकी ताकत जो बोल रहा हूं,
जैसे अभी मेरी बातों को बहुत बढ़िया से एक साथी ने कहा भी कि भाई बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, तो मैं एज ए रंगकर्मी बन के कहाँ से निकला हूँ। आपको मालूम है कि हमारे देश में 6 दिसंबर 1992 एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है, और वो घटनाक्रम जब आपको एक एक धर्म के नाम पर मार दिया गया था, कत्लो गारत हुई थी, पूरा देश जो है सांप्रदायिक दंगों में झुलस गया था। और वहाँ मैं और मेरी टीम जब दंगाग्रस्त इलाकों में गए और परफॉर्म किया, तो जब हमने परफॉर्म किया तो वहाँ जो है वो तलवार लेके लोग आ गए थे, और मैंने कहा था अपने रंगकर्मियों से कि ये मारो काटो के सीन के बाद आप जो है वो स्टैच्यू बन जाना। और जब मैंने गाना शुरू किया पंडित प्रदीप का वो गीत, आज के इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पे खो गया, उसके बाद घंटा भर हमने परफॉर्म किया, और आखिर में जब मैं परफॉर्म कर रहा था 1500 लोग देख रहे थे, कर्फ्यू बाउंड एरिया था, और जब मैंने कहा इंसान, तो जिनके हाथों में तलवार थी उन्होंने कहा जिंदाबाद, और दर्शकों ने कहा इंसानियत जिंदाबाद। तो मेरे अंदर जो आग धधक रही है वो उन दर्शकों ने जब बोला इंसानियत जिंदाबाद, वो आग मेरे सीने में है। और वो मेरे सीने में नहीं, वो थिएटर ऑफ रेलेवेंस रंग दर्शन के माध्यम से पूरी दुनिया में सीनों में वो आग जल रही है। तो वो अमन कायम करने वाले, वो जमीन पर जाके मनुष्यता के शत्रुओं से लड़ने वाले रंगकर्मी हैं। ये एक उदाहरण है। तो जो अपने आप को किसी रुपैले पर्दे पर कुछ सिक्के बटोर कर अपने आप को रंगकर्मी कहते हैं, और वो कहते हैं कि नाटक लिखे नहीं जाते, तो जाइए ना जनता के बीच। आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं, जनता की बात सुनिए, और जनता की बात सुनने के बाद उसको यथावत परफॉर्म कीजिए। रंगकर्म कोई ऑडिटोरियम नहीं होता है, माफ कीजिएगा, गलतफहमी है आपकी। ऑडिटोरियम केवल मंडी है जहां आप बिक सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। रंगकर्म की दो बेसिक जरूरतें हैं, उनको याद रखिएगा। एक है दर्शक और दूसरा है कलाकार, और ये जब दोनों मिलते हैं तब रंगकर्म होता है। तो मैं ये इसलिए भी कहना चाहता हूं कि ये बहुत सारे भ्रम पैदा कर दिए हैं हमारे सामने। अरे ऑडिटोरियम चाहिए, अरे भैया लाइट चाहिए। और मैं दूसरी ये भी चेता दूं कि कला जो है या रंगकर्म जो है सिर्फ नारेबाजी नहीं है। बहुत सारे नुक्कड़ नाटक करने वाले इसी नारेबाजी में सिमट के रह गए। नहीं, आपके नाटक में जब तक विषय के मर्म को मथा नहीं जाएगा और दर्शक उसके साथ जुड़ेगा नहीं, तो आपकी प्रस्तुति पूरी नहीं होती। और मैं हमेशा नाटक अपने करने के उद्देश्य से मैं देखता हूं कि भैया कितने दर्शक आए मेरे लिए जरूरी नहीं है, कौन से दर्शक आए मेरे लिए जरूरी है। जैसे हमारा एक नाटक राजगति है जो राजनीति के बारे में प्रहार करता है, और उसको जब मैं मुंबई के शिवाजी मंदिर या कोई और दूसरे ऑडिटोरियम में खेलता हूं, तो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग जो है आके कहता है, अरे आपके नाटक को क्या आम आदमी समझ आएगा। और मैं उनसे सवाल करता हूं, आम आदमी को समझ में आ गया है, आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। ये नाटक देखने के बाद क्या आप ये कहना चाहते हैं राजनीति गंदी है? और राजनीति गंदी है फिर भी आप लोकतंत्र का सुख लेना चाहते हैं? और राजनीति इसलिए गंदी कर दी गई है क्योंकि आप जैसे सभ्य नागरिक उसमें शामिल नहीं होना चाहते। और एक बात मैं कहूंगा कि बहुत सारे प्रगतिशील कलाकार जो है या प्रगतिशील बुद्धिजीवी हमारे हैं, वो आजकल ना विचारधारा करते रहते हैं कि आज जो सत्ता में है उनकी अलग विचारधारा है, हमारी। मैं कह दूं कि ये नाटक, ये रंगकर्म की ताकत है जो मनुष्य के अंदर ये आत्मबल जगाती है। यानी कि मनुष्य के अंदर दो बिंदु होते हैं, एक है आत्महीनता, आत्महीनता से उपजता है विकार, विकार यानी न्यूनगंड। और विकार का कोई सत्ताधीश कौन सा हो सकता है? वो हिटलर है। वो हिटलर
न्यूनगंड था, वो उसकी कोई विचारधारा नहीं थी, वर्चस्ववादी था और विकार धारा थी उसकी। लेकिन जब हम विचारधारा की बात कर रहे हैं, उसका मतलब है बुद्ध, उसका मतलब है नानक, उसका मतलब है गांधी। और मैं ये सारी बातें जो कर रहा हूं, हाँ मैं सत्ता के खिलाफ हूं, बात कर रहा हूं, लेकिन आप दूसरा पक्ष देखिए, मैं संविधान के पक्ष में बात कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र के पक्ष में बात कर रहा हूं, मैं रंग कर्म के पक्ष में बात कर रहा हूं, मैं वो विवेक जगाने की बात कर रहा हूं, मैं विदेश भी यात्राएं करता रहा हूं, और वो भी बड़ा अनुभव है। जब मैं अपने नाट्य दर्शन 12 अगस्त 1992 के बाद थिएटर ऑफ रिलेवेंस को मैंने मुंबई के सारी झुग्गी झोपड़ियों में मैं अपने बदलाव के प्रयोग कर रहा था, यानी कि रंग कर्म से बदलाव होता है या नहीं, और रंग शिल्प कैसे विकसित होगा, इस नाट्य दर्शन को कहने भर देने से नाट्य दर्शन नहीं होता ना। इससे जनता कैसे जुड़ेगी, कैसे इसको एक संघर्ष और चेतना के रूप में लिया जाएगा, कैसे समाज में बदलाव आएंगे, वहाँ मुझे जो है वो बुलावा आया, और मैं बहुत शंकित हुआ उस वक्त। मैंने कहा मेरा तो बाप दादा भी यूरोप में नहीं है, मैं हरियाणा में पैदा हुआ और रंगकर्म की शुरुआत पिछले 3 दशक से मुंबई में हूँ, और केवल रंगकर्म करने के लिए हूँ। और यहाँ तो विदेश जाने के लिए बड़े सत्ता के फॉर्म भरे जाते हैं, पापड़ पिले जाते हैं, कुछ तो इसलिए एक संस्थान के डायरेक्टर बनना चाहते हैं कि वो विदेश जा सकें, उनका मकसद ही वही था। अब मेरे हुआ ये कि जब मैं बाल मजदूरों के साथ काम कर रहा था, तो आ, उनके साथ काम करते हुए जब मैंने नाटक तैयार किया, तो पहले तो हमने परफॉर्म किया, हमने परफॉर्म करने के बाद जब बच्चों के साथ मैंने, जो बाल मजदूर थे उनके साथ मैंने नाटक तैयार किया, तो उन्होंने वो नाटक तैयार करके मालिकों के सामने परफॉर्म किया, और मालिकों ने उनका नाटक देख के तालियां बजाई। तो जब ताली बजाई तो बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा, सर हाँ ये मालिक जो है ये हमको खाना नहीं देता, माँ बहन की गाली देता है, ये मारता है, लेकिन आज नाटक करने के बाद इसने हमारे लिए ताली बजाई। तो वो अपने होने का एहसास उस शोषित बच्चों में जागा, उन शोषित बच्चों में जागा, और उनको ये समझ में आया कि ये दुनिया मेरी भी है और ये समाज भी मेरा है, और मैं मनुष्य हूं, और मेरे मनुष्य होने की जगह है। और जब ये द्वंद्व चल रहा था तो बहुत सारे बंबई के जो 30 मार्का प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, यस वी नो बर्टोल्ट ब्रेख्ट सेड दैट थिएटर हैज ethos ऑफ रेवोल्यूशन, बट इवन ब्रेख्ट कुडंट ब्रिंग रेवोल्यूशन। सो हमने उस यात्रा को आगे बढ़ाया, और हमने उनको कहा, पीटर ब्रूक इज द बिगेस्ट डायरेक्टर, क्योंकि वो पीटर ब्रूक के भक्त थे, पीटर ब्रूक इज द बिगेस्ट डायरेक्टर, देन व्हाई यू डायरेक्ट द प्लेस। तो उस समय में 98 में मेरे पास एक कहीं से पता चला, और यूरोप से मुझे बुलावा आया कि क्या आप अपना नाटक यूरोप में करेंगे। और यूरोप में जब वो नाटक करने के लिए बुलाया तो मैंने पूरा 1 साल लिया। जैसे पुराने ज़माने में बेटी का ब्याह होता था तो हम घर देखते हैं, वर देखते हैं, पूरा संकोच। मुझे लगा था कि अरे भाई कौन है ये, कोई कुछ एजेंसीज तो नहीं है, क्योंकि उस समय एक ऐसा भी दौर चल रहा था कि बच्चों बाल मजदूरी पे प्रतिबंध होने के लिए WTO में भारत पे एक सोशल क्लॉज लगाई जा रही थी। भारत में एक बड़ा पाखंड हो रहा था कि कहीं बंधुआ मजदूर हैं तो उनको छुड़ा के प्रेस में तमाशा किया जा रहा था। उस तमाशे को कई लोगों ने यूरोप में बेचा, और इस तरह से बेचा कि कुछ लोगों को नोबेल भी मिल गया, नोबेल पुरस्कार मिल गया। लेकिन उस बदलाव की यात्रा से 2003 तक हमने गणना की कि मेरा वो नाटक, मेरा बचपन 12,000 से ज़्यादा बार खेला गया, और उसके 50,000 से ज़्यादा बच्चों ने स्कूल में दाखिला किया। मैं बता दूं, एक पैसा मैंने किसी सरकार से नहीं लिया। उस समय के श्रम मंत्री से लड़े, जिस स्टेट में मैं रहता हूं वो बता रहा था गरीबी की व्याख्या, उनसे लड़े, लेकिन उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट बनाया, मुझे देशद्रोही नहीं कहा, इतना फर्क है। और जब मैं यूरोप में गया पहली बार तो मेरे सामने भी चॉइस थी, मेरे सामने ये चॉइस थी कि मैं
प्रशिक्षित एक्टर्स को या बड़े एक्टर्स को मैं लेके जाऊं, लेकिन मैं उन बच्चों को लेके गया जो बाल मजदूरी करते थे और उन्होंने बाल मजदूरी छोड़ दी। और मेरा सीधा प्रहार था विश्व के ठेकेदारों पर। नाटक का नाम था B7, यानी कि सन 2000 में के आसपास। आपको मालूम होगा G8 बहुत पावरफुल था। अभी तो बहुत सारे फोरम बन गए, G80 बन गया, G20 बन गया, ब्रिक्स फोरम बन गया। तो G8 दुनिया का निर्णय लेता था। तो उस G8 पे करारा प्रहार है कि 7 पक्षी हैं, वो 7 पक्षी पूरी दुनिया का जायजा ले रहे हैं। और वो पर्यावरण की जो समस्या खड़ी हुई, पर्यावरण की समस्या केवल पर्यावरण के लिए नहीं, जो मनुष्य का विवेक मर रहा था, उस आधार को लेकर के हमने नाटक किया और यूरोप में परफॉर्म हुआ। और उस समय जो यूरोप के एक डायरेक्टर हैं जो दिल्ली में पढ़ाने आते हैं एक स्कूल में, उन्होंने कहा कि हमारा प्रदर्शन देख के उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार इंडियन थिएटर देखा है। आपके जो सो कॉल्ड थिएटर वाले हैं वो हमारा शिट परफॉर्म करते हैं, लेकिन मुझे पहली बार भारतीय रंगकर्म की खुशबू आई। और उसके बाद बहुत सारा वर्कशॉप मैंने किया। और थिएटर ऑफ रेलेवेंस किस तरह की प्रक्रिया करती है उसका एक उदाहरण है कि मैं वहाँ प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ में वर्कशॉप कर रहा था यूरोप में। तो एक एक्सरसाइज मैंने डेवलप की कि एक कोने से दूसरे कोने में जाना है और सिर्फ एक बार आपका सहारा लेना है किसी एक कलाकार का। तो एक कलाकार ने एक दूसरे कलाकार को कहा आप लेट जाओ। वो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने पर उसने रोल इन किया उसकी बॉडी से और दूसरे छोर पे गई। लेकिन ये एक्सरसाइज हमारी कुछ करीब 10 बजे शुरू हुई और वो पूरा दिन भर रोती रही। बाद में उसने कहा कि मैं बताऊंगी। एट द एंड उसने कहा कि आपने मेरा कल्चरल बैगेज धो दिया। मैंने आपकी प्रोसेस से, थिएटर ऑफ रेलेवेंस की प्रोसेस से गुजरने के बाद ये महसूस किया कि हिटलर के कैंप में क्या हुआ होगा, और मैं अपनी उस कल्चरल बैगेज के थ्रू से बाहर निकली हूँ। थैंक यू फॉर इमेंसिपेटिंग मी। वहाँ के स्कूलों में भी जाकर के हमने वर्कशॉप किया और वहाँ एक पहला नाटक मैंने तैयार किया था वहाँ के स्टूडेंट्स को लेकर, लाइफ इज़ नॉट सुपर मार्केट। तो उसके बाद हमने नाटक वहाँ किया विश्व द वर्ल्ड। फिर 2013 में हमने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर नाटक किया। यानी कि कुदरत की नियामत है पानी, और जो सरकार अपने नागरिकों को पीने का पानी नहीं पिला सकती उसको कोई अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने का। तो ये वो लड़ाई है उस निजीकरण के खिलाफ जो हमने वहीं पे जाके लड़ी है और अपने देश के सांस्कृतिक दूत के रूप में हमारी रंगभूमि का परचम लहराया है। मुझे रंग कर्म से क्या अपेक्षा है? मुझे अपेक्षा है ऐसे रंगकर्म की, मुझे अपेक्षा है ऐसे रंगकर्म की भूमंडलीकरण के वस्तुकरण के भयावह दौर में, भूमंडलीकरण के वस्तुकरण के भयावह दौर में जहां मनुष्य वस्तु बनने और बनाने को श्रेष्ठ मानता है। समझिएगा, ये जहां मनुष्य वस्तु बनने और बनाने को श्रेष्ठ मानता है, मेरी रंग कर्मियों से अपेक्षा है अपने रंगकर्म में ऐसा दृश्य दिखाएं जिसे देख सिद्धार्थ बुद्ध बन जाए। अपने रंगकर्म में ऐसा दृश्य दिखाएं जिसे देख सिद्धार्थ बुद्ध बन जाए। संवाद में कबीर की वाणी हो, संवाद में कबीर की वाणी हो जो धर्म और विकार के पाखंड को उजागर करे। जाति राजा और रंग का भेद मिटे, नानक का एक संगत एक पंगत का सपना साकार हो। जज्बा जोश भाव एक इंकलाब हो, हर दर्शक को भगत सिंह का एहसास हो। कला का ऐसा सौंदर्य बोध हो जो जन्म आधारित कुरूपता से लड़ने का जज्बा पैदा करे।
जन्म के संयोग को चुनौती देने वाले योद्धा अंबेडकर से प्रेरित हो, संविधान का अनुसरण करे। मुझे अपेक्षा है ऐसे रंगकर्म की जिसे देख कोई मोहनदास सत्य की डगर पर चलना सीख ले। मुझे अपेक्षा है ऐसे रंगकर्म की जिसे देख कोई मोहनदास सत्य की डगर पर चलना सीख। आप जन से जुड़ने का मतलब होता है कि खुद से जुड़ना। आप खुद से ही नहीं जुड़ेंगे जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपको खरीदना क्या है, बेचना क्या है, जब विज्ञापन आपको भ्रमित करेंगे, जब बसों के पीछे लिखा होगा यू डोंट डिजर्व इट बट यू वांट टू हैव इट, यानी कि आपकी जरूरत तो है नहीं आप। तो जब आपका सारा एजेंडा ही विज्ञापन तय करे, वो भी झूठ पे, अब मैं क्या कहूँ, जब देश की संसद में देश का प्रधान सेवक ही झूठ बोले, इससे बड़ा मृत्युकाल लोकतंत्र का क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि अब ये हो गया ना कि पूंजीपतियों की सरकार, पूंजीपतियों के लिए सरकार, पूंजीवादियों के लिए सरकार। उसकी वजह यही है, और उसकी वजह है कि हमारे राजनीतिक प्रक्रिया में जो सभ्य वर्ग सो कॉल्ड है, उसने जब सहभागिता करना बंद कर दिया तो ये हाल होगा ही। और ये प्रचारित कर दिया गया कि राजनीति गंदी है। ओ माय गॉड, पॉलिटिक्स इज वेरी बैड, इज वेरी शिट। जैसे हमारे रंगकर्मी कहते हैं मेरा राजनीति से क्या लेने देना। भाई, जब आप ये कहते हो कि मेरा राजनीति से क्या लेने देना और राजनीति को आप छोड़ देते हैं, तो आप ये कहते हो अनकॉन्शियसली कि मेरा रंगकर्म से क्या लेना देना। बन सकता है, बिल्कुल। रंगकर्म ही राजनीतिक बदलाव का मार्ग है। जब विवेक जागता है तब बदलाव होता है। और मैं ये साफ कर दूं कि सत्ता बदलाव की मैं बात नहीं कर रहा हूं। सत्ता आज है, दूसरे पक्ष की आएगी, तीसरे पक्ष की आएगी, और जो सत्ता में बैठता है वो यही करता है। इसलिए सत्ता की कुव्यवस्था को राजनीतिक प्रक्रिया ही मार्ग दिखाती है। और राजनीतिक प्रक्रिया का मतलब है विवेक का जागृत होना, और विवेक को जगाता है रंगकर्म। और रंगकर्मियों को, रंगकर्मी होने का मतलब ही है विवेकशील। और जब हम अपने रंगकर्म से विवेक जगाएंगे दर्शकों के बीच, तो बदलाव निश्चित है। और राजगति नाटक ने एक राज्य में ये परिवर्तन करके दिखाया है। हालांकि हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि व्यवस्थागत परिवर्तन हो, केवल सत्ताओं की अदला बदली ना हो। 28 साल से रंगकर्म पे जिंदा हूं, और हमारी जो टीम है वो भी रंगकर्म पे जिंदा है। मैं, आप देख लिया होगा, कोई भी सरकार हो तो मैं उसके खिलाफ ही बोलता हूं, क्योंकि रंगकर्म प्रतिरोध है। मैं उनके खिलाफ बोलने के लिए नहीं बोलता। जब वो संविधान पे प्रहार करते हैं या लोकतंत्र में प्रहार करते हैं तब बोलता हूँ। और कॉरपोरेट से हम एक पैसा लेता नहीं है, तो सरकार की ग्रांट नहीं लेते, कॉरपोरेट से पैसा नहीं लेते, किसी धन्ना सेठ को कुछ समझते नहीं है। तो हमारे रंगकर्मी जो है वो है दर्शक, और वो दर्शक जो है वो हमें जिंदा रखे हुए। बच्चे हमारे देश में बहुत दुख होता है। ये भारत बहुत सभ्य समाज है, पर हमारे सभ्य समाज में बच्चे बहुत प्रताड़ित होते हैं। उसकी वजह 2-3 है। एक तो हमारा फ्यूडल बैकग्राउंड, दूसरा फिर पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल बैकग्राउंड, और तीसरा हमारे यहाँ माँ बाप जो है बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। और वो प्रॉपर्टी समझने की वजह ये है कि वो बच्चों के सारे निर्णय खुद लेते हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो सड़क पर रहने वाला समूह हो। तो वो सबके सब बच्चों को बच्चे नहीं समझते। और हमने उन रंगकर्म में, जैसे बाल नाट्य उत्सव हमने किया, अलग अलग समूहों को लेकर के मुंबई में किया, पृथ्वी थिएटर में उसके उत्सव किए। उसमें हमने बच्चों को यही कहा कि हमने मंच दिया जो रंगकर्म का, उसमें कहा कि बच्चों ये आपका रंगमंच है, इस पे आप जैसे चाहो वैसे अपनी बात रखो, और उसका नाम ही रखा हुआ अपनी बात कहें। और उससे बच्चों में जो एक अपने होने की जो जानकारी, अपने होने का जो एहसास पैदा हुआ, उनकी कल्पनाशीलता जो आगे बढ़ी, वो एक गजब का अनुभव है। उसी तरह से हमने क्राइसिस में
यहाँ सुनामी इफेक्टेड जब हुआ, तो अंडमान आइलैंड्स में मैंने बच्चों के साथ बहुत काम किया, एक एक आइलैंड में जाके, और बहुत बड़ा एक लिबरेशन उनके लिए रहा। तो हमारे सब जगह यही दिक्कत है कि हमारे यहाँ बच्चों को बोलने नहीं दिया जाता, वो जैसा चाहते हैं वैसा करने नहीं दिया जाता। हम उसको बहुत जल्दी ये मान लेते हैं कि हमारे संस्कार तहस नहस हो जाएंगे, जबकि उनको ये भूल जाते हैं इन बच्चों में हमारा ही डीएनए है, इनमें भी हमारे जैसे ही समझ है, और जब हम मौका देंगे इनको अभिव्यक्त होने की, तब ये अपने निर्णय बहुत रचनात्मक लेंगे। और मैंने जिन बच्चों के साथ काम किया है, चाहे वो आदिवासी हो, सुनामी पीड़ित हो, चाहे भूकंप पीड़ित हो, भुज में मैंने बहुत काम किया, तो वो हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण, थिएटर ऑफ रेलेवेंस, रंग कर्म में शामिल होने के बाद जीवन भर लेके जाते हैं, उसको कायम। विवेकशील रहें, आप रंगकर्म में जीवित रहें, अपने अंदर के विद्रोही को जागृत रखें और रंग कर्म को समृद्ध करें। विजन का मतलब एम नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता, विजन का मतलब दृष्टि होती है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। धन्यवाद, शुक्रिया, हम हैं।